आहना से बात करने के बाद हिमानी जी काफ़ी देर करती रही। उनका जाना उन्हें बेचैन कर रहा था। महज कुछ समय में ही अपनी कैरिंग नेचर की वजह से उसने उनके दिल में जगह बना ली थी कि वह उसे घर के सदस्य की तरह लगने लगी थी। वह हर काम को पूरी ईमानदारी से तो करती ही थी, जिम्मेदारी समझकर निभाती थी। तो उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ी हुई थी। अब उनके यूं चले जाने से सब सूना सूना तो लग रहा था। उन्हें उसकी चिंता भी हो रही थी कि न जाने वहाँ कैसे रह पाई होगी। वह उसे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी, जिसके लिए वे कोशिश भी कर रही थी। आत्मनिर्भर होकर राजी खुशी से वह यहाँ से जाती तो उन्हें भी सुकून रहता कि उनकी वजह से एक बेसहारा लड़की को सहारा मिला। उसकी ज़िंदगी संवर गई। पर अब तो कहाँ सुकून मिलेगा। भूमि पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वह आहाना से चिढ़ता है, उन्हें पता था, पर वह उस बेचारी को इस तरीके से जाने पर मजबूर कर देगा। अगर उन्हें इसका अंदाजा भी होता तो वे उसे यहाँ अकेली ही नहीं छोड़ती। हिमानी जी कमरे से निकलकर नीचे आ गई और कुक से बात कर मामला समझने की कोशिश करती हैं। पर भूमि का डर उसे जुबान नहीं खोलने देता। खुलकर तो कुछ नहीं, पर दबी जुबान में इशारा जरूर कर दिया कि आहाना को भूमि ने ही जाने पर मजबूर किया है। वह आकर सोफे पर बैठ गई। इतने में ही अर्चित भी अपने कमरे से निकल आया और उनके साथ ही बैठ गया। आहाना चली गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने गहरी सांस ली, सर्द आवाज में पूछा और सवालिया नजरें भर उस पर टिकाई। आप क्या कर सकती थी? सुनकर परेशान हो जाती, इसलिए सोचा यहाँ आ जाओगी तो खुद ही पता चल जाएगा। वह भूमि की वजह से गई। हाँ, शायद गलती मेरी ही थी। शायद उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। वो तो साथ चलने की जिद कर रही थी। मैंने ही भूमि पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर उसकी बात नहीं मानी। भूमि उससे नफरत करता था। वो हर समय डर के साए में रहती थी। उसे मुझसे भी बात करने में नहीं देता था। मेरी परवरिश ने न जाने कहाँ कमी रह गई कि भूमि कैसा पत्थर दिल बन गया। तुम दोनों को एक जैसी परवरिश दी, पर ये समझ नहीं आता कि तुम दोनों में जमीन आसमान का अंतर कैसे हो गया। कहाँ कमी रह गई मुझ में कि वह मैं ऐसा बन गया। वे दुखी सुर में बोली, वह बचपन से ही ऐसे ही तो था। बाकी कसर कॉलेज की उस लड़की ने पूरी कर दी। उसका बचाव मत करो अर्चित। किसी एक लड़की के धोखे की वजह से किसी और पर गुस्सा उतारना, इसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। वे दोनों बात ही कर रहे थे। इतने में भी भूमिक भी बाहर से आ गया। हिमानी जी को देखा तो उनके पास आ गया। मोम आ गई आप। वह आया और मुस्कुराते हुए उनको हक कर लेता है, पर उन्होंने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई तो वह भी वहीं पर बैठ गया। हिमानी जी उसे गौर से देखा। इतनी बड़ी बात हो गई, पर उसके चेहरे पर न कोई सिकन थी, न डर था, पछतावा कुछ भी नहीं। कुछ औपचारिक बातों के बाद वह मुद्दे पर आई। आहाना कहाँ चली गई? मुझे क्या पता। तुम्हें नहीं तो फिर किसे पता होगा। मॉम चली गई है तो चली गई। वो एक मेड थी। उसके जाने से आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं? भूमिक ने हैरानी जताते हुए कहा। होश में हो या फिर से नशा करके आए हो जो ऐसे बात कर रहे हो? उनका सुर ऊंचा और गुस्से में भीगा हुआ था। मॉम, मैं उसे तुम्हारे विश्वास पर छोड़ कर गई थी। वो विश्वास के लायक नहीं थी। आपको और अर्चित को मुझसे दूर करना चाह रही थी। वहाँ से झूठ मूठ की खबरें आपको सुना रही थी ताकि मुझे आपकी नज़रों में गिरा सके। स्टॉप भूमिक, स्टॉप। बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। वो कुछ झूठ नहीं बोलती थी। जो कुछ तुम यहाँ करते थे वही वह मुझे बताती थी, वो भी मेरे जोर डालने की वजह से। पर इस बार तुमने अपनी सारी हद पार कर दी। अगर उस लड़की के साथ बाहर कुछ भी बुरा हुआ तो तुम उसके जिम्मेदार होगे, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मॉम, आपको क्या हो गया है? उस लड़की के लिए मुझे अपने बेटे के साथ लड़ रही हैं। बात मामूली लड़की की नहीं है, बात लड़कियों की रिस्पेक्ट करने की है, जो शायद मैं तुम्हें सिखा नहीं पाई। तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हारी और लोगों जैसी बहन क्यों नहीं है। अच्छा हुआ कि नहीं है। जिसका तुम्हारा जैसा भाई होता तो क्या कभी खुश रहती? लड़कियों से नफरत है तुम्हें। अरे तुम्हें जन्म देने वाली मैं औरत ही हूँ। मुझसे क्यों नहीं नफरत करते? मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे प्यार करता हूँ।
वो हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर आपको मुझसे दूर करना चाहती थी। अर्चित को भी हमसे दूर करना चाहती थी। तुम अपनी ही पैदा की गलतफहमी में डूबे हुए हो। होश संभालते ही सब कुछ हाथ में मिल गया तो तुम उस लड़की की मजबूरी क्या समझते जिसके पास सर ढकने का छत नहीं थी। तो किसी के घर में मेड बनकर काम करने पर मजबूर थी। वह मजबूरी में अपना घर छोड़कर आई थी, बेघर लाचार थी। और तुमने एक बार फिर से उसे बेघर करने में से पहले जरा नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी। दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। आज तुमने मुझे अपने ही खून पर शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें आराम की ज़िंदगी देने में मैंने खुद का आराम हराम किया ताकि दुनिया भर का हर सुख तुम्हें दे सकूं। पर इस सबसे तुम्हारे अंदर दया करुणा का गुण न दे सकी कि जो तुम एक गरीब मजबूर लड़की की मजबूरी समझ सके, उसका दर्द महसूस न कर सके। हिमानी जी गुस्से में भूमि को लताड़ती हैं। उसने सफाई देनी चाहिए पर अब उसके सफाई देने से चीज़ें पहले जैसे तो हो नहीं सकती। किसी की ज़िंदगी ठहरे या चले, कोई खुश है या दुखी, समय को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपनी गत से चलता रहता है। हाँ, कभी कभी करवट बदलता है तो किसी के अच्छे दिन बुरे दिन में और बुरे दिन अच्छे दिन में बदलने देर नहीं लगती। धीरे धीरे आहाना भी दिल्ली में नरमे की कोशिश करने लगी। कॉल सेंटर में काम करते हुए 15 दिन से ऊपर हो गए। दिन वहाँ बीत जाता था। शाम को पीजी आती है तो बाकी लड़कियों के साथ मस्ती मजाक में समय व्यतीत हो जाता है। उसके इंटर्नशिप का समय भी खत्म हो गया था तो सैलरी 20,000 रुपये महीने फिक्स कर दी गई है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में 20,000 कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर आहाना के लिए इतने कम भी नहीं कि वह अपना खर्चा ना उठा सके। वह इतने में भी मैनेज कर लेगी अगर कोई मुसीबत ना आन पड़े, क्योंकि मुसीबत और आहाना का तो चोली दामन का साथ है। पर अभी तो सब ठीक चल रहा था। बस पीजी मालिक उसे आइडेंटिटी प्रूफ देने जवाब डालने का लगा तो वह थोड़ी परेशान हो गई कि क्या करे। तो साथ की लड़की ने उसका भी समाधान बताया। मुंह पर पैसे दे के मार, अपने आप चुप हो जाएगा। तेरी मजबूरी भाप गया है, तभी जानबूझकर परेशान कर रहा है ताकि तुझसे पैसे ऐंठ सके, वरना तू कोई क्रिमिनल है जो आईडी के लिए परेशान कर रहा है। पर, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं तो नहीं हैं। पैसे का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। तब तक वह परेशान करता रहेगा और हो सकता है यहाँ से जाने भी कह दे। हाँ, देखती हूँ कुछ। आहाना गहरी सांस लेकर बोली। आहाना आईडी के लिए परेशान ही थी कि अगले दिन उसके फ़ोन में मुंबई से एक कॉल आया। उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक कंपनी का मैनेजर है। उन्होंने उसकी पेरिस एग्जीबिशन में लगी फ़ोटोज़ देखी जो उसकी कंपनी को बहुत पसंद आ रही है। उन्होंने उसका कनेक्ट नंबर निकलवाया तो वह नंबर मिला है। तो वह उसे पूछता है, क्या आप हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग करना चाहेंगी? क्या मैं मैडम? आहाना ने सुना तो कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जी, आपने सही सुना है। दरअसल हमारी कंपनी न्यू फैंस ढूंढती है। आपका चेहरा और फिगर मॉडलिंग के लिए ही बने हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ कंपनी ऑफिस में आकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। आहाना ने सुना तो चौंक गई, कंफ्यूज भी है, क्या करे। मॉडलिंग में तो वह जाना चाह रही थी, पर मुंबई छोड़ने के बाद यहाँ विचार त्याग दिया था। पर अब सामने से ऑफर चल कर आ रहा है तो इनकार भी कैसे कर सकती है। जी, मैं मॉडलिंग करना तो चाहती हूँ, पर क्या यहाँ दिल्ली में रहकर नहीं हो सकता? मुंबई आना ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है। आपको यहीं आना पड़ेगा। आप चाहें तो 1-2 दिन का समय सोचने के लिए ले सकती हैं। आई थिंक आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसमें ज़्यादा सोचने जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यह बहुत कम लोगों को मिल पाती है। हमारी कंपनी में मॉडलिंग करने की ख्वाहिश ले हर दिन न जाने कितनी लड़कियां चक्कर लगाती हैं, पर आपको तो हम ऑफ़र दे कर रहे हैं। मैं आपको 1-2 दिन में सोच कर बताती हूँ। यदि किसी और कंपनी से बात चल रही है तो बता दीजिए, हम आपको उससे अधिक अपॉर्चुनिटी दे ऑफ़र कर सकते हैं। नहीं, अभी किसी से बात नहीं चल रही है। ओके, तो इस वीक में यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर और फॉर्म फिल कर 50,000 फॉर्म बंड फीस और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए। फिर आगे प्रोसीजर स्टार्ट करवाएंगे। आप क्योंकि प्रेशर हो तो काम भी सीखना पड़ेगा।
जी कल सोच कर बताती हूँ, आहना बोली। उसने फ़ोन पर बात पूरी की और कल तक सोच कर बताने को कहा। वह दुविधा में है, इतना अच्छा मौका सामने से कुछ चलकर आ रहा है। वह मना भी नहीं करना चाहती, पर वह मुंबई भी वापस नहीं जाना चाहती। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। असमंजस में थी। अचित को फ़ोन लगाने लगी कि उससे सलाह ले, पर फिर इरादा त्याग दिया। अर्चित को पता चला कि वह मुंबई आ गई है तो वह उससे मिलने जरूर आएगा, तो मैडम भी आएंगी। पर अब वह सब कुछ अपने दम पर करना चाहती है, ताकि भूमि को यह बोलने का मौका न मिले कि वह मैडम के दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती है। वह मुंबई जाएगी, पर वह अर्चित से इस बारे में कुछ नहीं बताएगी कि वह मुंबई वापस आ गई है। उसके पास अमोली का नंबर है। उसके साथ पीजी में रहेगी। वह भी तो मॉडलिंग में हाथ जमा रही है। उसको इसकी नॉलेज भी ज़्यादा होगी, तो उससे ही यह सब डिस्कशन करने का सोचती है। वह उसको फ़ोन करती है। आहाना ने जब उसे उस कंपनी का नाम बताया जिसने उसे ऑफ़र दिया है, तो वह जानकर हैरान थी कि वह कंपनी आसानी से किसी लड़की को मॉडलिंग में नहीं लेते। उनके बहुत सारे मानकों पर खरा उतरना पड़ता है, तब कहीं जाकर सिलेक्शन हो पाती है। पर अगर उन्होंने खुद से उन्हें सिलेक्ट किया है तो उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में वहाँ की मॉडल्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और पैसा मिलता है। वह अमोली की बात पर भी गौर करती है। आखिर ऐसे भागने से भी बात नहीं बनेगी। मॉडल बनकर ही वह वो मुकाम हासिल कर सकती है जो उसने सोचा था। उसकी अपनी पहचान होगी, पैसे भी कमा सकती है और उन सब लोगों को जवाब भी दे सकती है जिन्होंने गरीब होने के कारण कदम कदम पर उसका अपमान किया। साथ ही उसे रुद्र प्रताप के भय से भी छुटकारा मिलेगा, जिस खूबसूरत चेहरे की वजह से अब तक उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब उसके दम पर वह अपनी पहचान बनाएगी और इस जिल्लत मुफलिसी और गुमनामी की ज़िंदगी से बाहर निकलकर सम्मान की ज़िंदगी जी पाएगी। अगले दिन आहाना कंपनी मैनेजर को कॉल करती है कि उसे यह ऑफर मंजूर है, तो उन्होंने उसके सामने कुछ कंडीशन रखी, जैसे कि उसे इसी हफ्ते मुंबई आकर फॉर्म भरना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और 50,000 रुपये बांड के रूप में भी भरने होंगे। उसके बाद वे उसे मॉडलिंग के लिए ट्रेंड करेंगे। इस सब के अलावा कुछ कागजी फॉर्मेलिटी भी होगी, जिसके लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे और फिलहाल उसे मुंबई में ही रहना भी पड़ेगा। इस सब के लिए पैसे चाहिए, जो कि लगभग खत्म हो चुके हैं। पैसों का इंतजाम कहाँ से करे? जब कुछ न सूझा तो नज़र अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट पर पड़ी, जो अभिराज ने उसे गिफ्ट किया था। अभी इसको बेचने के अलावा उसके पास अन्य कोई चारा न था। उसको बेचने ज्वेलर के पास गई। इसके बदले मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? उसने ब्रेसलेट हाथ से निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया। ज्वेलर ने उसे जांचा परखा, फिर उसकी तरफ देखा। आप इसे क्यों बेचना चाहती हो? मुझे पैसों की ज़रूरत है। वैसे इसकी कीमत कम ज़्यादा हो सकती है, पर फिलहाल मैं इसको 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या? आहाना चौंक गई। वह 2 लाख रुपए अपने हाथ में पहने घूम रही थी और उसे पता भी नहीं था। कम लग रहे हैं तो चलो 30,000 और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, दे दो। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उसे इतना महंगा गिफ्ट देगा। वह उसे बेचना तो नहीं चाहती थी, पर इस समय इसे बेचने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। तो वह उस ब्रेसलेट को देकर उससे पैसे लेकर आ गई। कंपनी का बांड भरने पैसे का इंतजाम हो गया। अब उसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके लिए उसे अपने घर जाना पड़ेगा। मन में डर को दरकिनार कर किया और अपने घर जाने का फैसला करती है। दिल्ली को अलविदा कहा। मुंबई जाने से पहले अपने शहर के लिए ट्रेन में बैठ गई। वहां पहुंचकर एक दिन के लिए होटल का रूम लिया। अपना बैग वहां रखा और रात के समय अपने घर जाने का फैसला करती है। दोपहर में कोई उसे पहचान लेगा और रुद्र प्रताप को खबर कर सकता है तो मुसीबत हो जाएगी। ऑटो से उतर घर के पास आकर काफ़ी भावुक हो गई। चेहरे को दुपट्टे से ढका और अपने बंद घरों को देखने लगी। उसके साइड में एक बड़ी खिड़की थी। उसके रास्ते घर में घुसने का फैसला करती है। खिड़की खोलकर अंदर कूद गई। घर शायद तब से ही बंद था जब से उसने घर छोड़ा था। हर चीज़ वैसे ही थी जैसे वह छोड़ कर गई थी। यहाँ उसकी और उसकी माँ और भाइयों और पिता की यादें बसी थी। हर चीज़ को छूकर महसूस किया तो अपने बचपन में पहुँच गई। थोड़ी देर बाद ध्यान आया तो वहाँ से ज़रूरी सामान पैक करने लगी। साथ ही
दीवार पर टंगी अपनी फैमिली फ़ोटो भी उतारकर बैग में रख दी। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ भी रखे और बैग बंद कर खिड़की से बाहर फेंक कर खुद भी कूद कर बाहर आ गई। अब वह उठी और नम आंखों से अपने उस घर को देखकर खुद से वादा करती है कि जल्द ही खुद को और अपने इस घर को रुद्र प्रताप के डर के साए से मुक्त कराएगी। फिर लौटेगी तो इस तरह अपने ही घर में चोर की तरह नहीं आना पड़ेगा। वह इसे फिर से हासिल करेगी। नम हुई आंखों को पोंछा और पीछे पलटी तो हैरानी उसका इंतजार कर रही थी। सामने वान्या की मम्मी खड़ी थी। इन्हें कैसे पता चला कि वह घर में आई है? शायद लाइट ऑन देख ली होगी आंटी ने। वो चलती उनके पास ही आ गई। कैसी है तू? भर्राए गले से वो बोली और उसे गले लगा लेती हैं तो वह भी उनके गले लग गई। दोनों की आंखें नम थी। ठीक हो आंटी, आप कैसी हैं? थोड़ी देर बाद खुद को उनसे अलग करते हुए उसने कहा। ठीक हूँ मैं भी। कहाँ चली गई थी? कहाँ रही इतने दिन? मुंबई? क्या? हाँ, वान्या मिली तुझे? उन्होंने डबडबाई आंखों से आतुरता से पूछा। हाँ, कैसी है वो? ठीक है। वैभव और वो साथ ही हैं। शादी कर ली क्या उन्होंने? नहीं, अभी करियर के बारे में सोच रही है। आग लगी इस करियर को। हमारी बेटी हमसे छीन ली, पढ़ाई कर दी कि ऐसे भाग कर चली गई। आप उससे बात नहीं करते क्या? नहीं, इन्होंने मना कर रखा है कि हमारे लिए मर गई। वह आंखों में आंसू साफ करती हुई बोली। उसे एक बार फिल्मों में काम मिल जाएगा तो वापस आएगी आप सबसे मिलने। कह देना अब ना आए यहाँ मुँह दिखाने। इतनी बदनामी दे कर गई है कि किस मुंह से वापस आएगी? ऐसे मत बोलो। आहाना ने उन्हें समझाना चाहा, पर माँ के गुस्से के पीछे प्यार भी था जो लाख छिपाने पर भी छलक रहा था। तेरे भाई का कुछ पता चला? नहीं, अब तो यहाँ नहीं रहेगी। आऊँगी आंटी, पर जब रुद्र प्रताप सलाखों के पीछे होगा तब। अच्छा आंटी, अब चलती हूँ। ज़्यादा देर यहाँ पर रहना ठीक नहीं। किसी को इस बारे में मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। घर नहीं चलेगी? नहीं, बाद में आऊँगी। अभी यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। पता तो है वो रुद्र प्रताप कुत्तों जैसे पीछे पड़ा है। ठीक है, जा ख्याल रखना अपना। उनसे इजाज़त लेकर आहाना मुंह को ढककर छिपती वहाँ से चली गई। होटल जाने के लिए ऑटो में बैठी ताकि वहाँ से अपना बैग ले सके। एक बार फिर से शहर छोड़ रही है। न जाने कब वापस आना होगा। ऑटो को मालिक की कोठी की तरफ जाने को कहा। वहाँ से कुछ दूर पहले ऑटो रुक गया तो वह थोड़ी चलती आगे चली गई। सामने मालिक की शानदार कोठी हमेशा की तरह आज भी रौनक से नहाई शान में खड़ी थी। होंगी मुंबई में बहुमंजिला शानदार इमारतें, पर इससे ज़्यादा शानदार उसे आज तक कोई नहीं लगी थी, क्योंकि वह छोटे मालिक का घर जो था। नज़र बालकनी की तरफ दौड़ाई। वहीं छोटे मालिक का कमरा है। शायद टहलते हुए बाहर दिख जाएं, पर उस कमरे की लाइट बंद थी। शायद छोटे मालिक यहाँ नहीं होंगे। यहाँ रहते भी तो कम ही हैं। वंशिका भी तो अधिकतर विदेश में रहती है, कभी कभी ही यहाँ आती है। क्या पता शादी के बाद दोनों बाहर ही सेटल हो गए हों। वे दोनों तो आगे बढ़ गए। वही है जो अभी भी वहीं खड़ी है। तभी तो न चाहते हुए भी कदम यहाँ आने से रोक नहीं पाई। बेशक छोटे मालिक उसके नहीं रहे, वो उनकी नहीं रही, वो प्यार वो जुनून नहीं रहा, और अब तो उन्हें पाने की हसरत भी नहीं रही। पर वह चाह कर भी उनके लिए अपनी चाहत को, उनके वजूद को मिटा नहीं सकती। दिल में किसी को एक बार जगह दे दो, उसके बाद किसी और को जो जगह देना मुश्किल हो जाता है। बेशक कोई और हो जगह लेने की कोशिश करे, पर वह उसी तरह होगा जैसे एक लाइन के पैरलस दूसरी लाइन खींचना। दूसरी लाइन लंबी होकर दूसरी और छोटी हो तो कह सकती हैं, पर उसके वजूद को मिटा नहीं सकती। आहाना के लिए भी प्रांजल वैसे ही है। उसको भुलाने उसने क्या नहीं किया, फिर भी खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई। मन हुआ कि गेट कीपर से उसके बारे में पूछे कि वे आजकल कहाँ हैं, पर फिर इरादा बदल दिया। क्या करेगी पूछकर? उन्होंने भी तो उसकी खबर नहीं ली। इससे अनजान तो न थे कि
उनके सिवाय कोई नहीं है मेरा। पता होगा कि मैं शहर छोड़कर चली गई हूँ। प्यार निभाने न सही, दोस्त के नाते मेरी कुछ तो खोज खबर लेते तो आज ऐसे डर के साए में रहकर दर दर की ठोकरें तो न खाती। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, इतने सारे वादे करने के बाद मुकर जाना, सुकून की नींद आ जाती होगी, आ ही जाती होगी। ऐसे लोगों का कहाँ फर्क पड़ता है। यह सब सोचने को तो बड़ा दिल चाहिए, पर वे तो जंग दिल निकले। इसमें उनका भी नहीं, उसकी किस्मत का दोष है। ठोकरें खानी लिखी होंगी तो खा रही है। प्रांजल की यादों को दूर छिटका तो मालकिन के थप्पड़ की आवाज़ गालों पर गूंजती याद आई, जो उन्होंने उसे कोठी से बाहर धक्का मारने से पहले मारा था कि कभी यहाँ वापस ना आना। तो वह कदम वापस ले लिए, एक आखिरी नज़र कोठी पर डाली और वापस जाने के मुड़ गई। ऑटो में बैठकर वापस आ गई। उसकी मुंबई की रात की ही ट्रेन है, क्योंकि यहाँ रात रुकने का रिस्क नहीं उठाएगी। रुद्र प्रताप को उसके यहाँ होने की भनक न हुई तो ये न हो नहीं सकता। क्या पता शहर में न हो, इसलिए अभी तक आया न हो, इसलिए यहाँ से निकलने में ही भलाई है। होटल में चेंज किया और रेलवे स्टेशन आकर मुंबई वाली ट्रेन में बैठ गई। अगले दिन मुंबई पहुंची तो राहत की सांस ली। अमोली से उसने पहले ही बात कर रखी थी कि उसके लिए पीजी की बात कर लेना। थोड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद उसे भी पीजी में कमरा मिल गया। रहने की समस्या तो खत्म हो गई, पर अब रुद्र प्रताप परेशान करने न आए। इसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अपने बैग में ब्लैक पेपर स्प्रे और एक छोटा सा चाकू रखा, ताकि कभी उसे सामना हो तो उससे बचाव का कुछ तो इंतजाम रखे। अगले दिन वह कंपनी ऑफिस में जाकर सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कराई, साथ ही ब्रांड के पैसे भी भर दिए। अब फिलहाल उसे काम सीखना है। ट्रेनिंग के दौरान उसे कंपनी की तरफ से कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। जब उसका शो होगा उसके बाद शो के हिसाब से पैसे डिसाइड होंगे। इसलिए फिलहाल उसे अपना खर्चा उन्हीं पैसों से चलाना पड़ेगा जो उसके पास हैं। कुछ और दिन मुंबई में ही बीत गए। वह मुंबई लौट आई है, किसी को पता न चले। उसने अपना नाम आहाना करनी कहना कर दिया। कंपनी में भी सब उसे इसी नाम से बुलाते हैं। हेयर कट भी चेंज कर दिए, लंबे बाल थे वो शार्ट कर दिए। वह मेकअप से अपना तिल भी छिपाती रहती थी, पर कंपनी ने मना किया, क्योंकि वह उसकी पहचान है। आई लाइसेंस चेंज करवाकर ब्लैक से सुरमई कर दिए और मेकअप नाक की शेप भी बड़ी हल्की सी चेंज करवा दी, ताकि रुद्र प्रताप या किसी और की नज़रों में आसानी से ना आ पाए। अगर कोई उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखे तो उसे एकदम से पहचान न सके, पहचान छिपाने की वजह से। अब वह बिना किसी को खबर लगे मुंबई में ही रहने लगी। एक दिन शाम के समय घर आई तो अमोली और एक लड़की वो मूवी वगैरह में ग्रुप डांसर के तौर पर काम करती थी, वो कहीं जाने को तैयार हो रखी थी। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? आहाना ने उत्सुकता से पूछा। आज भूमि कारवंशी की डेब्यू मूवी की लॉन्चिंग पार्टी है। ये भी उस मूवी के ग्रुप डांसर के तौर पर काम कर रही हैं, तो वहाँ जा रही हैं। चल तू भी तैयार हो जा, खाना पीना सब कुछ वहीं होगा। साथ में भूमि कारवंशी का फोटोग्राफ ही लेकर आएंगे। आहाना ने सुना तो चौंक गई। अच्छा, हाँ, बहुत ही डांसिंग बंदा है, मोस्ट हैंडसम बैचलर पर्सनल ऑफ बॉलीवुड। देखना पहली मूवी ब्लॉकबस्टर जाएगी। अमोली जिस तरह से एक्साइटेड होकर बता रही थी, आहाना के होठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई। अगर ये भी उसके घर रहकर आई होती तो पता चलता उस डांसिंग बंदे का असली चेहरा और चरित्र कैसा है। इंसानी शक्ल में राक्षस है, राक्षस जैसी शक्ल दी भगवान ने थोड़ा सा दिल भी दिया होता तो किसी और के दर्द तकलीफ को समझने की कुव्वत होती उसमें, जो कि है नहीं। अगर सामने भी आ जाए तब भी वह उस आंखें बंद कर लेगी और ये उसे देखने मरी जा रही है। वह जिंदगी में कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम लोग जाओ, मैं रेस्ट करूंगी। उसने इनकार किया तो वो दोनों चली गई। रात में दोनों वापस आई तो वह भूमि की तारीफों के पुल बांध रही थी, पर आहाना ने उनकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। सोच रही थी कि ये फिल्मी दुनिया वाकई में झूठी और फरेबी है। कितना झूठ दिखाती है। भूमि कारवंशी लड़कियों से नफरत करने वाला, उन्हें पैसों की भूखी समझने वाला, तंग दिल इतना कि एक गरीब लड़की को अपने घर में कुछ दिन आसरा नहीं दे पाया, वही इंसान फिल्मों में रोमांटिक लवेबल गुंडों से लड़की की इज्जत बचाने वाला, उनकी रेस्पेक्ट करने वाला हीरो बनेगा, जिसके लिए लड़कियां पागल होंगी।
यह सब होने के बाद असल जिंदगी में वह झुग्गी झोपड़ी से में जाकर चैरिटी करने का दिखावा करता हुआ भी दिखाई देगा। वे दोनों काफ़ी देर उसके बारे में बात करती रही और आहाना की आंखों के सामने वो सब सीन घूम रहे थे जो भूमिक ने उसके साथ किए सिगरेट का पैकेट फेंकने की सजा पर ग्रिल से नीचे लटका दिया था। अर्ची से बात करने पर उसे घर छोड़ने की धमकी, कपड़ों की चेन तक खोल दी थी। हिमानी जी को सच बताने पर उसकी जान लेने उतारू था और रिहान को फंसाने के इल्ज़ाम में पहले रिहान और फिर वो उसे अपने पैसे की धौंस दिखाकर खरीदना चाह रहे थे। जब नहीं मानी तो उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू थे। उसका सच अगर वो इन दोनों को बताए तो ये भी उसे वही वैसे ही नफरत करने लगेंगी जैसे वो खुद करती है। पर उसने उन्हें नहीं बताया कि वह उसके यहाँ काम करती थी तो उन्हें जानती है। वह उन सब कड़वी यादों को दफन कर आगे बढ़ना चाहती है। उसे किसी के सिकवे शिकायत नहीं है। सब ने वही किया जैसे वे हैं। वे कौन सा उसके सब अपने थे। रुद्र प्रताप एक क्रिमिनल है, वैभव पैसों का भूखा इंसान। वान्या अपनी जलन में अंधी थी। भूमि हिमानी जी का बददिमाग और अमीर बेटा। शिकवा शिकायत है तो बस एक इंसान से, वह है छोटे मालिक, बाकी किसी से नहीं। बाकी उसके कुछ नहीं लगते थे, न किसी से उम्मीदें थीं, पर छोटे मालिक उसका सब कुछ थे। उनके इर्द गिर्द उसने अपना पूरा संसार बसा रखा था जो वो उजाड़ कर चले गए। इसलिए उनके दिए धोखे को भूल नहीं पाती। अब दिल में उन्हें पाने की ख्वाहिश तो नहीं, न उनके पीछे भाग सकती, क्योंकि लड़की धोखा खाने के बाद कभी भी उस इंसान के पीछे नहीं भागती जिसने उसे धोखा दिया या बीच राह में छोड़कर चला जाए। उसके बाद वो भागती है तो अपने आप से, अपनी नज़रों से खुद को बचाने के लिए। इसलिए छोटे मालिक को पाने की ख्वाहिश तो बाकी नहीं, पर उनका दिया धोखा कसक बनकर दिल में टीस पैदा कर उसे तकलीफ देता है। अमोली और दूसरी लड़की बातें करती रही और आहाना को नींद भी आ गई। आहाना की मॉडलिंग की ट्रेंडिंग भी पूरी होने वाली थी और अब अगले हफ्ते उसका पहला शो होने वाला है। इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है। न सिर्फ खुद का चलने बोलने का ढंग बदला है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी किया, जिससे कम्युनिकेशन स्किल भी पहले से बेहतर हो गई है। अब कोई भी उसे पहली नज़र में देखकर पहचान नहीं सकता कि यह आहाना है। खूबसूरती से भगवान ने उसे पहले ही नवाजा था। अब तो सोने पर सुहागा की वह मॉडलिंग में आ गई है। पहले पहले उसे खुद को बदलने में दिक्कत हुई। एक आम लड़की से मॉडल के जैसे बिहेव करना, पर मॉडलिंग करना उसके लिए शौक से कहीं अधिक मजबूरी हो गया। अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई के हथियार के रूप में पहले अपने शो को लेकर वह बहुत नर्वस है, पर यह जानकर और ज़्यादा हो गई कि शो में गेस्ट के तौर पर भूमिका और वंशी भी आएंगे और रैंप पर गेस्ट ऑपेरेंस के रूप में वर्क भी करेंगे। साथ ही अपनी फिल्म का प्रमोशन भी करेंगे। उसके अलावा शहर के मशहूर बिजनेसमैन भी उसमें गेस्ट के तौर पर आएंगे। हो सकता है उसमें से किसी को कोई मॉडल पसंद आ जाए और वे उसे अपनी कंपनी की मॉडल बनाने का मौका दें, जो कि किसी भी मॉडल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। आहाना का पहला शो है, मॉडल तो कोई उसे लेगा नहीं, पर भूमि के साथ वह रैंप कैसे शेयर कर पाएगी। वह उसे पहचान भी जाएगा और न जाने कैसे रिएक्ट करेगा। कहीं उसे कंपनी से निकलवा ही न दे। उसका मॉडलिंग करियर तो बनने से पहले ही चौपट हो जाएगा। सोचकर ही उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसके साथ ही यह सब क्यों होता है। उसे इस सब का सामना तो कभी न कभी करना पड़ेगा, पर पहले हिस्सों में उसने कभी नहीं सोचा था। वह भूमि का सामना नहीं करना चाहती है। वह पहले से नर्वस होगी और सामने भूमि होगा तो वो नहीं कर पाएगी, तो अपना नाम वापस लेने का फैसला करती है। देखो उसकी बात मानी जाती है कि नहीं। वह इस बात को करने मैनेजर के पास जाती है, क्योंकि सारा का काम यहाँ का वही देखता है और वही डिसाइड भी करता है कि कौन सी मॉडल कब शो करेगी या कौन सी मॉडल को कब रैंप ओपनिंग कर देनी है आदि भी फैसले में मैनेजर ही करता है। तो उससे ही बात करनी पड़ेगी। जो करने आहाना उसके ऑफिस के बाहर आती है, डोर पर नॉक करती है। मैं आई कम इन सर। कम इन। वह चेयर पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। उसकी उम्र यही 45 के करीब, आंखों पर चश्मा, दिखने में ठीक ठाक है। अपनी वाइट कलर की प्लेन शर्ट पहने
ऑफिशियल वियर में ही है। अभी तो शांत ही लग रहा था। वैसे उसका मूड कब स्विंग होगा कुछ पता नहीं चलता। थोड़ा सख्त नेचर का है, डांट फटकार कर भी करता है। पर इस वजह से आहाना थोड़ी घबराई हुई है। वह अंदर आई तो उसे बैठने का इशारा किया तो वह बैठ गई। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? उसने आहाना से पूछा, जिसके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। तो पूछते हुए थोड़ी डरी हुई भी है। वह दोनों हाथों को आपस में जोड़े उन्हें दबा रही थी, जो उसकी मन की घबराहट के सूचक थे, जिन्हें मैनेजर भी भाप गया तो उसकी नज़रें उस पर ही टिकी थी। क्या मैं सो से नाम वापस ले सकती हूँ? वाट? जैसे ही मैनेजर ने सुना चौंक गया। हाथ में कॉफ़ी का मग था, नीचे गिरने से बचा, पर उससे वो कॉफ़ी बाहर छलक आई तो मग नीचे रखा। हैरानी से आहाना की तरफ देख अपना चश्मा नाक से ऊपर सेट किया। आर यू सीरियस? एना कि तुम अपने पहले शो के नाम से नाम वापस ले रही हो? उसने शब्दों को दांतों तले मानो पीस लिया, क्योंकि ऐसे प्रश्न की उम्मीद किसी नई मॉडल, खासकर आहाना से तो उसे बिल्कुल नहीं थी। वह जब से यहाँ आई उसने कभी किसी छोटी सी बात को मनाने से तक इनकार नहीं किया। न वह ज़्यादा किसी से मतलब रखती। उसे मतलब होता तो बस अपने काम से। वह रैम शो में से इनकार कर रही है तो आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। जी सर, ऐना तो मुंबई मॉडलिंग करने आई हो या तफरीफ करने, जो ऐसा मजाक सूझ रहा है? ये तुम्हारा रैंप ओपनिंग है, शो है। हर मॉडल इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि यह दिन उसे हम लड़की से खास बना देता है। और तुम इनकार कर रही हो, वजह जान सकता हूँ? उसने क्रोध भरी नज़रें उस पर टिकाई। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मैं रैंप पर सहज नहीं हो पाऊंगी। नो ऐना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तुम नहीं, हम डिसाइड करते हैं कि मॉडल को कब रैंप पर उतारना है। तुम रैंप के लिए बिल्कुल रेडी हो और मुझे 100% यकीन है तुम धमाल करने वाली हो। मैनेजर ने उसका उत्साहवर्धन करते हुए कहा, ताकि वह नर्वस ना हो। पर आहाना अभी भी इनकार कर रही थी तो उसने अब तेवर खड़े कर दिए। ऐसा शायद तुम्हें पता भी हो, और ना भी हो तो बता दूं, हम गिनी चुनी मॉडल्स को ही ऐसा स्पेशल नेचर देते हैं जो कि तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए कि तुम्हें मौका मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें प्राइम मॉडल के तौर पर फ्रंट पर भेजा जाएगा। साथ ही भूमि कारवंशी के साथ रैंप शेयर करनी होगी। इसका मतलब समझती हो? यस सर। नो नो सर, आहाना बड़बड़ाई। नहीं समझती, इसलिए ऐसी स्टूपिड बातें कर रही हो। जब भी कंपनी ऐसा कोई शो आयोजित करने वाली होती है, हम उसमें अपनी नई मॉडल्स लॉन्च करते हैं। कभी कभी स्पेशल शो रखते हैं। तनु कपाड़िया मशहूर फैशन डिजाइनर हैं, उनके शो लाइम लाइन में रहते हैं। हमारी कंपनी उनका शो ऑर्गेनाइज कर रही है, तो हमने सोच समझकर तुम्हें इसमें रैंप ओपनिंग दी है, ताकि तुम सबकी नज़रों में आ सको। और सोने पर सुहागा की तनु कपाड़िया की रिक्वेस्ट पर भूमि कारवंशी आ रहे हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करने। तुम उनके साथ रैंप पर होगी। तुम देश भर के मीडिया की नज़रों में आ जाओगी। सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारे लिए ये आम सी बात है कि मना कर दिया। सर, आप मेरी मजबूरी तो समझिए। मजबूरी तुम्हें भी हमारी समझनी चाहिए। यह बिजनेस कोलेबोरेशन है जो एक दूसरे पर निर्भर है। हम लड़कियां चुनते हैं और उन्हें आम लड़की से एक मॉडल बनाकर तैयार करते हैं। इसमें हमारा पैसा और समय जाता है। हमारा उद्देश्य होता है कि हमारी कंपनी की मॉडल्स बड़ी बड़ी कंपनीज की मॉडल बनकर करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात क्लियर है कि किसी भी कंपनी के साथ एज अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो दोनों में इसका रेशो 30-70 रहेगा। 30% कंपनी को जाएगा और 70% मॉडल को। हम चाहते हैं कि हमारी मॉडल देश भर की बड़ी कंपनीज की नज़र में आएँ और प्रोग्रेस करें। मॉडल की प्रोग्रेस हमारी प्रोग्रेस है। सर, मैं सब समझती हूँ, पर अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐना, बात समझो, तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो। तुम मॉडलिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो। थोड़ी सी कमी है तो बस एटीट्यूड की। एक बार कामयाबी तुम्हारी कदम चूम लोगी तो खुद ब खुद आ जाएगा। हम आने वाले वक्त में तुम्हारे रूप में अपनी कंपनी की प्राइम मॉडल और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अपकमिंग सुपर मॉडल देख रहे हैं, और तुम इसे मजाक में ले रही हो।
आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मॉडल नहीं है और लाइन है, पर हम तुम्हें मौका देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं तुम कैरवी को रिप्लेस करो। व्हाट, क्या कह रहे हैं? आहाना चौंक गई। हाँ, कैरवी हमारी कंपनी की प्राइम मॉडल और एंटिटी की सुपर मॉडल है। मैं उसे कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ? कहाँ वो और कहाँ मैं? हमारा कोई मैच नहीं, तो रिप्लेस करने की बात ही नहीं उठती। आहाना ने उनकी बात नकारी। हाँ, थोड़ा मुश्किल है वो ना, बल्कि खूबसूरत है। बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती है तो एटीट्यूड भरा पड़ा है, जो अब कंपनी को टॉलरेट करना मुश्किल हो रहा है। कंपनी उसके नखरे और एटीट्यूड से तंग आ चुकी है। वो खुद को कंपनी से ऊपर समझने लगी है। अगर तुम उसके बराबर आ गई तो उस पर थोड़ी लगाम लग जा सकती है। इसलिए कंपनी तुम्हें ज़ोर शोर से प्रमोट करेगी, जिससे 100% तुम्हारा फ़ायदा होगा। पर मैं ये कैसे करूँगी? तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम पहले हिस्सों में किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सफल हो गई तो हम तुम्हें कैरवी की जगह प्रमोट करेंगे। पर अगर तुम नाकामयाब रही तो इस कंपनी की प्राइम सुपर मॉडल कैरवी ही रहेगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि एक आम मॉडल की तरह जीना है कि सुपर मॉडल बनना है। पर सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर क्यों? मैं भूमि कारवंशी के साथ रैंप शेयर नहीं कर सकती। अब लास्ट मोमेंट पर तुम इनकार नहीं कर सकती। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए इस बात पर एग्री किया था कि कंपनी के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो तुम इनकार नहीं कर सकती। इसलिए जाओ और अपने शो की तैयारी करो। यह मेरा ऑर्डर है। पर सर, गो नाउ। वह भड़क गया तो आहाना मुंह लटकाकर बाहर जाने लगी कि बाहर एक और मॉडल खड़ी थी जिसका नाम नितारा था। वह शायद उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही आहाना वहां से गई, वह जल्दी एक रूम की तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंची तो मिरर के आगे ब्लैक कलर की सिंगलिंग ड्रेस में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, कैरी। उसने पुकारा तो वह अपने बालों को दोनों हाथों से कंधों के पीछे करती उठ खड़ी हुई। बिना उसकी तरफ देखे अपनी लिपस्टिक को होठों पर लगाकर दोनों होठों को सटाकर सेट करती पूछती, व्हाट हैपेंड? तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है? क्या कह रही हो? यू विल बी सरप्राइज। जो मैंने सुना तुम भी सुनोगी तो। जल्दी बको। कैरी के पास फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं होता। वह अपनी ब्लैक कलर की सैंडल उठाकर पहनती है। उस पर बंद करने की जिप लगी थी। उसने पैरों की नितारा की तरफ बढ़ाया, जो उसे अच्छा तो नहीं लगा, पर कैरवी को नाराज करने का मतलब है जल में रहकर। मगर मत से पैर अनमने मन से नीचे बैठी जिप बंद कर दी। तो उसने उससे बोलने का इशारा किया तो उठ खड़ी हुई। कंपनी तुम्हें रिप्लेस करना चाह रही है और तुम्हारी जगह एना को प्रमोट करना चाह रही है। आहा, डोंट यू नो हु कैरवी इज? कैरवी इज सुपर मॉडल। मुझे एना रिप्लेस करेगी डार्लिंग। मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वह दोनों हाथ कमर पर रख होठों का पाउट बनाकर आंखें मटकाती बोली, मैंने खुद मैनेजर और एना को बात करते सुना है। वो एना, हा हा हा, वो सुपर मॉडल। उसे अभी ढंग से रैंप पर चलना भी नहीं आता। वह जोर से हंस पड़ी। देखना, पहले हिस्सों में रैंप पर नर्वस होकर गिर पड़ेगी। तुम उसके कैरवी की जगह लेने की बात कर रही हो। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता जब तक कि मैं खुद किसी को देना न चाहूँ, जो कि मैं नहीं दूंगी नहीं। उसके चेहरे और आंखें गुरूर से तन गई। मत भूलो कैरी, तुमने भी जीरो से ही शुरुआत की है। रिलैक्स नितारा, कंपनी कैरवी को रिप्लेस करेगी। कंपनी, हाँ हाँ, मेरे पास 15 कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट हैं और आगे भी आएंगे। इतना दम किसी में नहीं कि वह कैरवी को रिप्लेस कर सके। अपने पहले ओपनिंग रैंप शो में मैंने 3 कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए थे। अगर ये एक भी हासिल कर पाई तो कैरवी अपना नाम बदल देगी। क्या रखोगी? स्टूपिड, दफ़ा हो जाए यहाँ से। मेरा मतलब है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया तो बिलीव मी नितारा, वो नहीं कर पाएगी। मतलब ये कि रैंप पर मॉडल का पैर भी तो फिसल सकता है, या फिर सैंडल की हिल भी टूट सकती है, या फिर ड्रेस की जिप भी तो खुल सकती है, तो वॉक फिनिश ही नहीं हो पाएगी। मैं पिछले 3 साल से इस इंडस्ट्री में सुपर मॉडल का
टैग लिए इसलिए नहीं घूम रही कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो ये कि वो कुछ लोगों की गलत फहमी होती है। खूबसूरत लड़कियाँ बेवकूफ़ होती हैं, उनमें ब्रेन नहीं होता। पर कैरवी इज़ ब्यूटी विद ब्रेन। कोई मुझसे आगे तब रह जाएगा, पहले मेरे बराबर तो आए। जो मैं किसी को आने नहीं देती तो आगे जाएगी कहाँ से। वाह कैरवी, तुम्हारी तो सच में बात ही अलग है। नितारा के चेहरे पर मुस्कान थी और कैरवी के भी। उसके ड्रॉर से सिगरेट का पैकेट बाहर निकाला, सुलगाई और पैरों के ऊपर पैर रखकर बेड कस खींचने लगी। मैनेजर ने अहाना को शो से नाम वापस लेने से मना किया तो अब अहाना मजबूर हो गई। वह चाहकर भी नाम वापस नहीं ले सकती क्योंकि यह सब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो उसने साइन किया है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे मैनेजर कह रहा था, बात तो उसकी भी सही है। उसे स्पेशल रैंक ओपनिंग दी जा रही है जो बहुत कम मॉडल्स को मिलती है। यहाँ रहते तो 3 मॉडल की रैंप ओपनिंग वह भी देख चुकी है। उनकी नॉर्मल तरीके से हुई है, पर उसे उस फैशन डिजाइनर का सबसे अच्छा ड्रेस पहनने को दिया जाएगा जो पहले कैरवी को मिला था, क्योंकि वह उसे फोकस में रखना चाहते हैं। अगर उसे स्पेशल गेक्चर मिलेगा तो एंट्री भी स्पेशल होगी। इसका मतलब कंपनी वाकई में उसे प्रमोट करने का विचार कर रही है। कुछ तो बात उसमें उन्हें दिखी है कि वो ऐसा कर रहे हैं। उसके पास इतना अच्छा मौका है अपक मिंग सुपर मॉडल बनने का जो वह भूमि की वजह से नहीं खो सकती। मन को मजबूत किया और शो की तैयारी करने लगी। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे इस कहानी में सुनेंगे कि क्या आहाना सुपर मॉडल बन पाएगी या कैरवी उसे मात दे जाएगी। यह कहानी आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके रहिए। धन्यवाद।